प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से मिलाकर के टोटल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत विवेय प्रश्न है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में क्या है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। आप लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इंद्रधनुष जो है वो किस कारण से बनता है। और आप लोग को पहले से एक बात बताते चले कि जो संडे इस बार का होने वाला है संडे, उस दिन संडे स्पेशल क्या रहेगा आप लोगों के लिए, हम लोग साइंस का 100 क्वेश्चन लेके आएंगे और 100 क्वेश्चन में फटाफट हम लोग बिना एक्सप्लेनेशन करके हम लोग क्या करेंगे, फटाफट उसका आंसर देते हुए चलेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। क्या आपका अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण बनता है, या फिर प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण बनता है, या फिर विवर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है, या फिर अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। तो आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि आप जानते हैं कि इंद्रधनुष या तो वो जल की बूंद या फिर आप प्रिज्म जो होता है उससे प्रकाश की किरण पास करके आप इंद्रधनुष प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आपका प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है। प्रिज्म को अगर देखिएगा वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है प्रिज्म। वो आपका जब उससे प्रकाश की किरण पास कीजिएगा तो जब प्रकाश हवा से फिर क्या होता है, यहाँ पे 2 माध्यम में उसको ट्रेवल करना पड़ता है। एक बार पहले हवा से फिर उसको कांच में जाना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, पहले तो अपवर्तन होता है। पहले क्या होता है प्रिय छात्रों, अपवर्तन होता है। उसके बाद फिर क्या करता है, वो आपका कांच के बाद फिर वो रोशनी क्या होता है चारों तरफ फैल जाता है। फैल जाने का मतलब वो परिक्षेपित हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परिक्षेपण हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय छात्रों चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। देखिए हमारे बहुत सारे प्रिय छात्र हैं जो कमेंट बॉक्स में हर दिन कमेंट करते और एक्टिव रहते हैं। घबराइए मत, आप लोग का नाम लेंगे थोड़ी देर में। देखिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए फटाफट क्या है कि मृग मरीचिका बनाने वाली परघटना को क्या कहते हैं। देखिए मृग मरीचिका, आप कभी भी गर्मी के दिनों में जब रास्ते में सफर कीजिएगा तो आपको ऐसा लगता है कि दूर रोड में आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे पानी है, लेकिन जो ही आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे पानी नहीं रहता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका, इसी को बोला जाता है। तो वो घटना किस कारण से होता है, क्या आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, या फिर वैतीकरण परिघटना के कारण होता है, या फिर विवरण परिघटना के कारण होता है, या फिर अपवर्तन परिघटना के आधार पर होता है। आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको पता है कि जो मृग मरीचिका बनता है वो किसके कारण होता है, वो आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर वो आधारित रहता है आपका कौन, मृग मरीचिका। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कुछ बातें और होता है, उसको भी आप लोग नोट करते हुए चलेगा कि किस वजह से। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर एक आपका हीरे का जो चमकना है, हीरे का चमकना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हीरे का चमकना कौन सा घटना है, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उसके बाद आप इंडोस्कोपी, देखिए कोई जब बीमार पड़ता है तो उसको ना इंडोस्कोपी किया जाता है। कोई एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें उस पेशेंट को इंडोस्कोपी किया जाता है। तो इंडोस्कोपी भी जो है तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ही वो आधारित है। तो आपको अगर मृग मरीचिका पूछ दे, या फिर हीरे का चमकना पूछ दे, या फिर इंडोस्कोपी पूछ दे, कोई भी पूछे तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। प्रिय छात्रों अगर आपको बताते चले थोड़ा और बता दें आप लोगों को कि यहाँ जो आपका वैतीकरण परिघटना है, इसमें आपका कौन कौन सा घटना होता है। वैतीकरण परिघटना में आप देखिएगा साबुन का जो बुलबुला होता है ना, साबुन के बुलबुले वो आपको रंगीन दिखता है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, या फिर आप वो पानी में बुलबुले का रंगीन दिखना, या फिर आप पानी में देखिएगा, पानी में जब आपका क्या होता है, वो पानी में जब तेल रहता है तो वो तेल भी देखिएगा क्या होता है, वो रंगीन दिखता है। तेल आपका कैसा दिखता है, रंगीन दिखता है। और आपका जो डीवीडी होता है ना, सीडी डीवीडी, वो भी जो चमकता है वो किसके आधार पर होता है आपका, किस घटना के कारण, वैतीकरण परिघटना के आधार पर। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। आप लोग इसको नोट कॉपी में लेकर के उतारते चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती हो तो बने प्रतिबिंब की संख्या पूछा है। देखिए दो समांतर समतल दर्पण को ले लीजिए। आप नाई के दुकान में जाइएगा तो नाई के दुकान में ना आपके आगे भी एक दर्पण रहता है, आपके पीछे भी एक दर्पण रहता है। आप नोटिस कीजिएगा कभी तो वहाँ पे क्या देखिएगा कि आप अपना फोटो को अगर देखिएगा ना तो आप ऐसे अगर पलट के देखिएगा, यानी आप मिरर में देखिएगा तो आपको बहुत सारा फोटो दिखता है। इसलिए क्योंकि दोनों दर्पण वहाँ पे समांतर रखा रहता है और उस दोनों समांतर दर्पण के बीच में आप आ जाते हैं। जब भी 2 समांतर समतल दर्पण के बीच में कोई किसी को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, आप ध्यान रखिए। आप क्या अपना फोटो को वहाँ पे गिन पाते हैं, बिल्कुल नहीं गिन पाते हैं। आप जितना आगे देखते जाते हैं उतना आपको अपना प्रतिबिंब दिखता जाता है। इसका मतलब है कि कितना प्रतिबिंब बन जाएगा प्रिय छात्रों, अनंत हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे, आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट
कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। देखिए आपको यहाँ से भी सवाल बनता है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इस सब में बदलने के लिए आपको सवाल रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको आपको बदलना है किसमें है, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। अगर बदलेगा तो क्या -20 हो जाएगा या फिर +20 हो जाएगा या फिर -10 होगा या फिर +10 होगा। तो देखिए आपको बदलने का क्या फॉर्मूला है, आपका क्या है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना, तो डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, क्या आपका फॉर्मूला आपको पता है, F-32, उसके बाद इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे छात्रों 9 हो जाएगा। अब आप सबका मान रख दीजिए। देखिए फ़ारेनहाइट कितना आपका 14 है तो 14 बैठा दीजिए, यहाँ पे 32 उतार दीजिए। उसके बाद आप अगर इसको हल कीजिएगा, यहाँ पे गुना 5 है, फिर नीचे अगर आप लिखिएगा कितना 9 लिखिएगा। जब इसको आप हल कीजिएगा मेरे छात्रों कितना आ जाएगा आपका 14 से 32 से चलते कितना हो जाएगा -18 बचेगा, यहाँ पे -18, यहाँ पे गुना 5 और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 9 को अगर आप काटेगा 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। और -10 कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, -10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का प्रश्न मिक्स लेकर के आए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको हल करें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा, यहाँ पे पारा हो जाएगा, पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। देखिए आपको पता है कि थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है, पारा का इस्तेमाल किया जाता है। पारा जिसका आपका संकेत क्या Hg है, पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, तो क्या आपका आर्सेनिक का हो जाएगा या फिर गैलिस्टन का हो जाएगा या फिर सिलीनियम का हो जाएगा या फिर ब्रोमीन का हो जाएगा, बताइए। देखिए आप सबको पता है कि पारा एकमात्र धातु है जो आपका कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो आपका किस में पाया जाता है, आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, क्या हो जाएगा आपका गैलिस्टन हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसका क्या जवाब हो जाएगा, गैलिस्टन। आप जानते हैं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, इस बात को भी आप नोट करते हुए चलेगा, नोट करते हुए कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर, इसका कभी कभी परिसर पूछ देता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है मेरे छात्रों, 35 डिग्री सेल्सियस से कितना 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। या फिर अभी कभी कभी आपको क्या पूछ देता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का, किसका, प्रयोगशाला थर्मामीटर का आपको परिसर पूछ दे। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर अगर कभी आपको पूछ दे तो कितना हो जाता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर चलते हैं इस सवाल के बाद अगले प्रश्न में, चलते हैं फटाफट। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि उस बल का नाम क्या है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। देखिए जितनी सारी भी वस्तुएं हैं सबको ना पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। तो किस बल के कारण, क्या आपका हो जाएगा धक्का मार के या फिर गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल या फिर प्रतिरोध। तो आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी में एक बल काम करता है, जिस बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस वजह से पृथ्वी क्या करता है, सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच करके रखता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि कैपिटल जी जो है इसका मान कितना हो जाएगा और स्मॉल जी जो है इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, कैपिटल जी का मान बता दीजिए और स्मॉल जी का मान बता दीजिए आप लोग। अगर आपको बता दें कि स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण, ये नियतांक है, ये आपका क्या है, नियतांक। चलिए आप लोग को क्या पता है कि कमेंट बॉक्स में बताएं कैपिटल जी और स्मॉल जी का मान बताइए। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 आपका क्या बोल रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है। देखिए यहाँ से भी आपका एक सवाल बन सकता है और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है। तो आप लोग को बताते चले, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में सौर सेल है। ये सौर सेल ये क्या करता है, सारी बातों को आप लोग को बताते चलेंगे। सौर सेल आपका क्या करता है, ये आपका प्रकाश ऊर्जा को, ये आपका किसको, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है प्रिय छात्रों, ये किसमें बदलने का काम करता है, आप लोग नोट करते चलिएगा। ये प्रकाश को विद्युत में बदलने का काम करता है। प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और आपको जो सितारा जो है, सितारा, ये सितारा को भी आप लिख लीजिएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को ना ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसको, यांत्रिक को, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलने का काम करता है प्रिय छात्रों, ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसको भी आप नोट करते चलिएगा। और आपको जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन, इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए कि माइक्रोफोन, और एक आपका क्या बचा, लाउड स्पीकर बचा। तो आपका क्या है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। यानी माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और आपका एक बचा क्या, लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है।
किसको, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है प्रिय छात्रों, ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, आपका लाउड स्पीकर करता है। तो इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। बाकी और इससे रिलेटेड जो भी बचा है उसको आप लोग कभी बता देंगे आप लोग को। जैसे एक आपका और क्या बचा, मोमबत्ती, कभी कभी पूछ देता है क्या, मोमबत्ती, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोमबत्ती जिसको आप घर में इस्तेमाल करते हैं, ये मोमबत्ती क्या करता है, आपका रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है प्रिय छात्रों, प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम आपका कौन करता है, मोमबत्ती करता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए प्रकाश का वेग पूछा है, तो बहुत आसान सा सवाल था कि प्रकाश का वेग क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ माइल पर सेकेंड। देखिए आपको कंफ्यूज, हालांकि प्रश्न तो बहुत आसान है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन के साथ खेला किया है। तो देखिए प्रकाश का वेग आपको पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा प्रिय छात्रों। क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। अगला प्रश्न आपके सामने में क्या बोला, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये चारों ऑप्शन दिया है। इन चारों में से सर्वोत्तम विद्युत का चालक यानी सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, कोई और नहीं बल्कि कौन होता है, चांदी होता है। और चांदी का आपका संकेत क्या हो जाता है, Ag हो जाता है, Ag। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। चलते देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, क्या फिल्टर के द्वारा बदला जाएगा, या फिर रेक्टिफायर के द्वारा, या फिर मोटर के द्वारा, या फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा। आप लोग जवाब देते चले। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो आप अपने गाँव में देखते होंगे, उस ट्रांसफार्मर का काम क्या है प्रिय छात्रों, ये वोल्टेज को ना कम और बेसी करने का काम करता है। क्या करता है आपका ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ताकि आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आपके एग्जाम में अगर पूछे तो कभी आपसे मिस ना हो। वोल्टेज को क्या करता है, कम या अधिक करने का काम करता है। कौन, आपका ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उसके बाद देखिए मोटर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है प्रिय छात्रों, बताइए आप लोग फटाफट। विद्युत को यांत्रिक में बदलने का काम करता है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। रेक्टिफायर जो है, यही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि रेक्टिफायर क्या करता है, आपका प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी चीजों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अब देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा केमिस्ट्री का प्रश्न, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा रसायन शास्त्र का प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं वो क्या है, क्या वो आपका तत्व है या यौगिक है या फिर मिश्रण है या फिर अपर रूप है। तो देखिए आप सबसे पहले तो ऐसा कीजिए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिख दीजिए। तो विरंजक चूर्ण का अगर सूत्र लिखा क्या होगा, CaOCl2 कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब आप देखिए कि तत्व किसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ आपका एक ही ना होगा, तो ये तो आपका तत्व होगा नहीं। यौगिक क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होता है। तो देखिए आपका इसमें देखिएगा तो आपका कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन है। तो इसका मतलब विरंजक चूर्ण आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये आपका यौगिक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, यौगिक हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। यानी परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक जो होता है, नाभिक यानी केंद्र, यहाँ पे आपका कौन सा कण होता है। तो आप सबको तो पता है कि परमाणु के कक्ष में कौन सा रहता है, परमाणु के कक्ष में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बात आप सबको पता है। लेकिन नाभिक में कौन रहता है, क्या आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रहता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण रहता है, या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन रहता है। तो देखिए आपको ना बस अगर एक चीज ध्यान रहेगा कि इलेक्ट्रॉन कक्ष में रहता है, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन देखिए उस ऑप्शन को काट दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन काट दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कक्ष में रहता है। दूसरे ऑप्शन में देखिए प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ रहता है, कक्ष में रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में देखिए इलेक्ट्रॉन और अल्फा का ना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपका कहाँ पे रहता है, नाभिक में रहता है। और आप ये भी बात जानते हैं कि नाभिक कैसा होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या पाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज रहता है। और वहाँ पे जो न्यूट्रॉन है उस पर कैसा चार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है प्रिय छात्रों, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है,
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ना नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो जहां जहां पे भी प्लस दिखे उसको तो पहले आप काट दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में प्लस है तो इसको काट दीजिए, डी में प्लस है इसको भी काट दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आपको कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अब आगे देखिए दो ऑप्शन बचा, ए और सी बचा। अच्छा आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, क्या बचा, ए और सी बचा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आपको पता है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना हो जाता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, -19 कूलम जी। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का जवाब। आप नोट करते हुए चलिएगा, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पूछ देता है इलेक्ट्रॉन की जगह में आपको पूछ देता है प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, तो बस सेम बराबर चार्ज है, बस यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन के आगे में क्या लग जाएगा प्रिय छात्रों, प्लस लग जाएगा। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, फैक्ट वाला सवाल है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। देखिए आप सबको पता है जनरली कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन बोला है कि कौन ऐसा तत्व परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। तो क्या आपका लिथियम हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर ट्राटियम हो जाएगा, ट्राइटियम, या फिर हीलियम हो जाएगा। आप लोग जवाब देते चले फटाफट। तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको पता है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो नाभिक है उसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा कि हाइड्रोजन के नाभिक में आपका क्या नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, 14 के बाद 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न आपका क्या है कि दूध का पीएच मान पूछा, आप लोग बताइए फटाफट। तो आप लोग दूध का पीएच मान बताइए फटाफट। चलिए यहाँ देखिए पीएच मान से ना आपका हर हाल में सवाल आना जरूरी है, कंफर्म है कि सवाल आएगा ही। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पीएच मान है ना उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आपको पूछ सकता है किसका, रक्त का पूछ सकता है, तो रक्त का आप लोग नोट कर लीजिए कितना होता है प्रिय छात्रों, 7.4 हो जाता है। आपको पूछ सकता है मूत्र का भी पूछ सकता है, आपको किसका, मूत्र का भी पूछ सकता है, तो मूत्र का कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है प्रिय छात्रों, इसको भी नोट करते चलिएगा। आपको दूध का भी पूछ सकता है, दूध का तो यहाँ पे प्रश्न में था ही, तो दूध का पीएच मान आपको पूछ सकता है, वो कितना हो जाता है, 6.4 हो जाता है, इसको भी नोट करते चलिएगा। आपको कभी कभी पूछ सकता है लाल का भी पीएच मान पूछ सकता है, तो लाल का पीएच मान कितना हो जाता है आपका, 6.5 हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको और क्या पूछ सकता है, जैसे शुद्ध जल या फिर वर्षा का जल, आपको पूछ सकता है शुद्ध जल या फिर वर्षा जल, ये भी पूछ सकता है। तो वर्षा जल का कितना हो जाता है प्रिय छात्रों, ये आपका 7 हो जाता है। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। बाकी चलते हैं, तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6.4 किधर है, 6.4 किधर है, तो प्रिय छात्रों यहाँ पे 6.4 ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6.6 जो है इसको हम लोग 4 बना देते हैं। चलिए इसको 4 बना देते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम लोगों को प्यार देते रहें ताकि हम लोगों को मोटिवेट मिलते रहता है। चलिए प्रिय तो लास्ट में बताएंगे, आप लोगों का नाम हम लोग लास्ट में लेंगे, घबराइए मत। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, क्या आपका ब्यूटेन हो जाएगा, या हेक्सेन हो जाएगा, या फिर बेंजीन हो जाएगा, या फिर मीथेन हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था और फैक्ट सवाल था, मीथेन। आपसे कितना बताइए कि मीथेन का अणुसूत्र कितना है, तो कितना हो जाता है, इस प्रकार से होता है, CH4 मतलब मीथेन हो जाता है। आप ये बता दीजिए कि मीथेन में आपका कितना बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, तो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्केन समूह का हो जाएगा। इन सभी चीजों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में देखिए बहुत सब बढ़िया सवाल है। क्या है 17वां प्रश्न कि जल गैस, वाटर गैस। देखिए हम लोग बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बस इसी तरह जुड़े रहें। किसका संयोजन है, जल गैस जो होता है ना वो किसका संयोजन है, क्या आपका वो आपका क्या हो जाएगा, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का हो जाएगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हो जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का हो जाएगा। आप लोग जवाब देते चले। तो देखिए जल और गैस जो है ना ये आपका किसका मिश्रण हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हो जाता है। किसका संयोजन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हो जाएगा। प्रिय छात्रों इस बात को आप नोट कर लीजिएगा पेन कॉपी लेकर के। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठे, जब भी वीडियो देखने बैठे, तो आप क्या कीजिए, पेन और कॉपी लेके बैठे, पेन और कॉपी लेके बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप लोग नोट कर ले, फिर बाद में उसको आप पढ़ें और आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका अगला प्रश्न क्या है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। यानी तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत करने का काम किसने किया था। तो आप सबको पता है कि तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो आपका कोई और नहीं बल्कि कौन, डॉबरेनर चाचा ने किया था, डॉबरेनर। और आपको पता है कि डॉबरेनर साहब ने कौन सा नियम दिया था, ट्रायड रूल दिया था, मतलब डॉबरेनर साहब ने तिर्यक नियम दिया था। ये भी सवाल बन सकता है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका वो डॉबरेनर साहब किए थे। कौन किए थे, डॉबरेनर साहब। आपको यहाँ से अगर पूछ दे कि ऑक्टेट रूल कौन सा, अष्टक नियम
अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका कौन किया था? कोई और नहीं बल्कि न्यूलैंड चाचा ने किए थे। ठीक है, बाकी मेंडलीव के बारे में जानते हैं, इन्होंने पीरियडिक टेबल को देने का काम किया था, लेकिन किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर इन्होंने पीरियडिक टेबल को बनाने का कोशिश किया था, लेकिन वो असफल रहा था आगे चल के। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा बड़ा है, पढ़िए आप लोग साथ में, कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? आप रोड में देखिएगा ना, जो लैंप सब होता है ना, तो उसमें कौन सा, इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? क्या उस लैंपों में जो पीले रंग का होता है, क्या उसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है, या फिर नियोन का, या फिर हाइड्रोजन का, या फिर नाइट्रोजन का? तो देखिए जो आपका सड़कों में जो आपका पीला लैंप जो दिखता है, वो उस पीले रंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका प्रिय छात्रों? सोडियम का। आप लोग इतना बता दीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है और उसका वैलेंसी कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। 19 के बाद 20वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा 20वां प्रश्न कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? देखिए फैक्ट वाला प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो देखिए वायुयान और धातु बनाने के लिए आपका किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? निकेल का। किसका? निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा बायो का प्रश्न। तो बायो का प्रश्न यहाँ पे क्या आपका कि मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। सही बात है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? आपको ये पूछा है। देखिए यहाँ पे तो आपका एक सवाल यहाँ पे ये भी बन गया कि मादा यानी मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मादा एनाफिलिस के कारण से फैलता है। तो इसकी खोज किसने की? आप लोग बस इतना बता दीजिए। तो इसकी खोज किसने की थी? सबको पता है कि किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी प्रिय छात्रों? रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। चलिए कब की थी? तो 1897 में की थी। इस बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद कुछ बात और आप जान लीजिए कि जो ये एडवर्ड जेनर साहब है ना, ये एडवर्ड जेनर साहब इन्होंने भी कुछ बनाया है। तो इन्होंने क्या किया आपका? चेचक के टीके का खोज। किसके? चेचक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? आपका एडवर्ड जेनर साहब ने किया था चेचक के टीके का खोज। ठीक है। उसके बाद आपका लुई पास्टर साहब जो है यहाँ पे, लुई पास्टर साहब इन्होंने क्या किए थे? आपका लुई पास्टर साहब रेबीज के टीके, रेबीज जो कुत्ता काटता ना आपको, कुत्ता, रेबीज के टीके का खोज। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? टीके का खोज आपका यही आपका लुई पास्टर साहब ने किए थे। ठीक है मेरे छात्रों, इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। 21 के बाद 12वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए आपका विटामिन दो प्रकार का होता है घुलनशीलता के आधार पर। एक होता है जल में घुलनशील यानी पानी में, और एक किसमें होता है? आपका वसा में घुलनशील होता है। ठीक है प्रिय छात्रों, एक जल में और एक वसा में। तो वसा में याद रखने का तरीका क्या है? कीड़ा। वसा में घुलनशील को क्या बोलते हैं? कीड़ा। तो क्या हो जाएगा? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये हो जाएगा आपका वसा में घुलनशील। और आपका बचा कौन? एक बचा बी, एक बचा क्या? सी। तो बी और सी क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील। तो क्या बोला था? पानी में घुलनशील है मतलब जल में, तो जल में क्या हो जाएगा? या तो बी होगा या तो सी होगा। तो आपको यहाँ पे बी यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ये ट्रिक को अगर याद रखना है तो आप देख लीजिएगा हमारा वीडियो सब। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। इसका अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? देखिए मरने के बाद आदमी ना आप अपना आंख को दान कर सकते हैं, मरने के बाद अपने आंख को दान कर सकते हैं। तो देखिए नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या वो आपका रेटिना हो जाएगा, या फिर आपका कॉर्निया हो जाएगा, या फिर नेत्र लेंस हो जाएगा, या फिर संपूर्ण आंख हो जाएगा? तो आप लोग बताइए किस भाग को दान किया जाता है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिय छात्रों। तो प्रिय छात्रों क्या हो जाएगा? किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? कॉर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, फटाफट चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए 24वां प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है? क्या आपका फ्यूज ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या फिर पैराथायराइड ग्रंथि, या फिर थाइमस ग्लैंड? तो आप बताइए। देखिए यहाँ पे आपका फ्यूज ग्रंथि है, इसी को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद पैराथायरॉइड, ये आपका थायराइड के नीचे में पाया जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसके बाद थाइमस ग्लैंड जो है इसी को क्या बोला जाता है? बुढ़ापे का सूचक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बुढ़ापे का सूचक। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। बुढ़ापे का सूचक किसको बोला जाता है?
थाइमस ग्लैंड को। किसको? थाइमस ग्लैंड को क्या बोला जाता है? बुढ़ापे का सूचक। तो सवाल क्या पूछा था कि कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये सभी बातों को भी आप लिखते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। 25वां प्रश्न देखिए क्या है, क्या बोल रहा है 25वां प्रश्न कि किस रक्त समूह को सार्वग्राही कहा जाता है? ग्राही का मतलब ये ले सकता है, और देने का एक क्या होता है? रिसेप्टर, एक होता है डोनर, एक होता है सार्वदाता और एक होता है सार्वग्राही। तो यहाँ पे सवाल पूछा था कि सार्वग्राही, तो देखिए क्या आपका ओ पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर ए पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर ओ नेगेटिव हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप वो क्या है? किसी से भी ना ब्लड ले सकता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पूछता कि सार्वदाता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव हो जाता। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन केस कोई आदमी क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है और इमरजेंसी कंडीशन में उसको क्योंकि इतना वो इमरजेंसी है कि उसको ब्लड वगैरह टेस्ट करने का मौका नहीं है उसके पास, तो उसको डॉक्टर फटाफट कौन सा ब्लड ग्रुप उसके शरीर में चढ़ा सकता है? तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? वो माइनस होगा। मतलब इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर उसको ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ा सकता है बिना चेक किए हुए। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, और इसके बाद चलते हैं 26वां प्रश्न। देखिए 26वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? अपनी त्वचा से कौन सांस लेता है? क्या मछली हो जाएगा, या फिर कबूतर हो जाएगा, या मेंढक हो जाएगा, या फिर तिलचट्टा हो जाएगा? तो देखिए आप सबको पता है कि तिलचट्टा हो गया, आपका कबूतर हो गया, ये सब किससे सांस लेता है? आपका ये फेफड़ों से सांस लेता है। किससे? फेफड़ों से सांस लेता है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका मछली जानते हैं, मछली ये आपका शुभमन गिल याद है ना आप लोगों को? अच्छा प्लेयर है शुभमन गिल, गिल्स हो जाएगा पे गिल्स, यानी गिल्स जिसको गलफरा बोलते हैं, उससे मछली क्या करता है? सांस लेने का काम करता है। बाकी जो आपका एक बचा मेंढक जी, जो टुटुर करता है मेंढक, ये मेंढकवा जो है ये क्या करता है आपका? ये आपका जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रिय छात्रों? उभयचर बोला जाता है। और यही क्या करता है? आपका त्वचा से सांस लेने का काम करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, चलते हैं फटाफट। देखिए फटाफट चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? क्या है देखिए कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखिए गुणसूत्र की संख्या बोला था आपको। अगर जोड़ा पूछते, कभी जोड़ा पूछता है, कभी संख्या पूछता है, तो संख्या जब भी बोले कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अगर जोड़ा में पूछता तो कितना हो जाता? 23 हो जाता। इसमें देखिए अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करता तो वो कितना हो जाता? 2 हो जाता। अगर जोड़ा की बात करता तो कितना हो जाता? 1 हो जाता। फिलहाल यहाँ पे क्या सवाल पूछा था कि शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या खाली पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और 46 का ऑप्शन नंबर डी में है प्रिय छात्रों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है कि अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं? अनुवांशिकता के जनक किसे कहे जाते हैं? क्या लेमार्क को कहा जाता है, या फिर चार्ल्स डार्विन को, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को, या फिर हरगोविंद खुराना को? तो आप लोग बताइए अनुवांशिकता के जनक किसको कहा जाता है? आप सबको पता है, किसी और को नहीं बल्कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है अनुवांशिकता के पिता। आप लोग यहाँ से एक बात ये बता दीजिए कि इन्होंने कौन से पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था? इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन जो है ना, ये क्या है? सबसे पहला एंटीबायोटिक है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पूछे कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है, सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या है, तो आपका पेनिसिलिन है सबसे पहला एंटीबायोटिक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला एंटीबायोटिक। सबसे पहला एंटीबायोटिक आपका कौन है? पेनिसिलिन है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? आपका फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी प्रिय छात्रों? फ्लेमिंग ने। आपको थोड़ी देर पहले एडवर्ड जेनर के बारे में बताया, आपको लुईस पास्चर के बारे में बताया, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। यहाँ पे 2 फ्लेमिंग लिखा हुआ है। आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की थी। आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रिय छात्रों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है? आपका पेनिसिलिन ही है। चलते हैं इसके बाद 29 के बाद 30वां प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? आपको खाली इतना बता दे रहे हैं कि जब जैव निम्नीकरणीय किसको बोलेंगे? जो आपका क्या हो जाएगा? सर गल करके खत्म हो जाएगा, जो डिकम्पोज हो जाएगा उसको जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं, और जो डिकम्पोज नहीं होगा उसको जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं। तो देखिए आप लोग जब तक इस सवाल का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अपने जो बहुत सारे हमारे प्रिय छात्र हैं जो मतलब हमेशा कमेंट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उन सभी का नाम आप लोग को बताते हैं। हालांकि अगर किसी का नाम छूट जाए तो फिर बाद में बताएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए हम लोग सबको देखते हैं कौन कितना मेहनत करता है। एक प्रिय छात्र अभिषेक कुमार है, फिर क्या है आपका नेहा कुमारी है, फिर सोनी परी है, फिर यास्मीन परवीन है, प्रीति कुमारी है,
फिर आपका एक रोटू कुमारी है, फिर आपका एक SI के बिहारी भाई है वो भी है, फिर एक दिलकश कुमार है, इसी तरह से और भी कुमारी प्रियंका भी है। इस तरह बहुत सारे प्रिय छात्र हैं, बहुत सारे प्रिय छात्र हैं जो कमेंट करते हैं। अब देखिए जिनका नाम नहीं लिए हैं आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग भी इसी तरह जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। इसी तरह से देखिए बहुत सारे प्रिय छात्रों का 38 में 40 आता है, बहुत से 35 में 40 आता है। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग बस पढ़ते रहें।